अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फ़िज़िक्स फ़र्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 के एक नए लेक्चर के साथ, जो कि लेक्चर नंबर 6 है हमारा। आज हम डिस्कस करेंगे कि नल वेक्टर क्या है और नल वेक्टर बनता कैसे है, और इसकी कोई एग्जांपल अगर हमारे जहन में हुई तो हम उसको भी इंशाल्लाह जो है डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले आपको नल एंड वॉइड का वर्ड आना चाहिए, तो आपको नल वेक्टर की समझ आएगी। कि बच्चों, नल वेक्टर हमारे पास बेसिकली एक ऐसा वेक्टर है जिसके पास कुछ नहीं है, जिसके पास मैग्नीट्यूड वाइज कुछ नहीं है। नल मीन नथिंग, ठीक है जी। इसका मतलब है कि आपके पास नल मीन नथिंग, यानी ऐसा वेक्टर कि जिसकी मैग्नीट्यूड, ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास ज़ीरो हो, और इसकी जो डायरेक्शन है, इसकी जो डायरेक्शन है वो आपके पास आर्बिट्रेरी हो। इस आर्बिट्रेरी डायरेक्शन का क्या मतलब है कि फर्जी सी एक डायरेक्शन रहेगी, यानी हम एक एग्जैक्ट डायरेक्शन जो है वो नहीं कह सकते कि इस वेक्टर के पास मौजूद हो। अब बेटा जी, नल वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? नल वेक्टर को आप इस तरह से रिप्रेजेंट करते हो कि आप ज़ीरो का साइन बनाते हो और ऊपर एक वेक्टर साइन लगा देते हो, जो कि एक नल वेक्टर की इक्वल है। अब नल वेक्टर दिखेगा कैसा? तो बेटा आप ये कह सकते हैं, इसके लिए सिंपल सी बात कर सकते हैं कि आप विद रिस्पेक्ट टू समथिंग बात कर लें कि अगर हम पॉइंट देखते हैं, यहाँ पे सपोज करें ये एक पॉइंट है, ये किसी बहुत बड़े प्लेनेट के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये कुछ भी नहीं है, और ये पॉइंट किसी भी डायरेक्शन में बढ़ सकता है, जा सकता है। अब आपके पास देखें, ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं, ये वाले पॉइंट्स क्या कहलाते हैं? इनके कोऑर्डिनेट 0 और 0 हैं। तो अगर आप इन पॉइंट्स का वेक्टर बनाओ, यानी ये वाले जो पॉइंट्स जो हैं, आपने पॉइंट्स का वेक्टर बनाया, तो आपके पास क्या आएगा? 0i प्लस 0j। इसका क्या मतलब है कि अभी ये तयन करना बाकी है, अभी ये बात डिसाइड करना बाकी है कि वेक्टर किस डायरेक्शन में जाएगा और वेक्टर किस तरह बिहेव करेगा। अब नल वेक्टर जो है, इसका मतलब है कि ऐसा वेक्टर जिसके पास मैग्नीट्यूड 0 है और डायरेक्शन आर्बिट्रेरी है, नल वेक्टर कहलाता है। अब नल वेक्टर को आप लोग ज़ीरो वेक्टर का नाम भी दे सकते हो, क्योंकि ज़ीरो के साथ आपने मैग्नीट्यूड 0 के साथ कोई डायरेक्शन एसोसिएट की है, तो आप नल वेक्टर के साथ एक जो है उसको ज़ीरो वेक्टर भी कह सकते हैं। और बाज़ जगह पे इस वेक्टर को आप लोग रेफरेंस वेक्टर भी कहते हैं, कि रेफरेंस वेक्टर से मुराद ये है कि ऐसा वेक्टर जिसके लिहाज से फर्दर जो वेक्टर्स हैं वो कंप्यूट हो रहे हैं या कैलकुलेट हो रहे हैं, तो इस तरह के वेक्टर को आप रेफरेंस वेक्टर भी कह सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास अगली बात ये है कि नल वेक्टर बनता कैसे है। तो बेटा, नल वेक्टर बनाने के लिए आपको, अगर दो वेक्टर्स हैं, सपोज करो दो वेक्टर हैं, तो एक वेक्टर ओरिजिनल होगा और उसी वेक्टर की अगर आप उसके साथ नेगेटिव ऐड कर दो, तो आपके पास जो रिजल्टेंट है वो क्या आएगा? नल वेक्टर। ठीक है जी। इसी तरह से अगर आपके पास दो वेक्टर नहीं है, और याद रखिएगा कि सवाल आता होता है कि कितने मिनिमम इक्वल वेक्टर्स हों तो आपके पास आंसर एक नल वेक्टर आएगा। अगर आप बात करें तीन वेक्टर्स की, तो आप सपोज करें तीन अनइक्वल वेक्टर है, मिनिमम तीन अनइक्वल वेक्टर होने चाहिए। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास 3a है, प्लस ये आपके पास 2a है, और प्लस -5a है। तो आप इसका आंसर निकालेंगे तो ये भी आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? नल वेक्टर आ जाएगा। अच्छा, अब नल वेक्टर को अगर ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, तो मैं कहता हूं कि मेरे पास सपोज करें एक वेक्टर ऐसा है कि जिसका पहला वेक्टर है जिसकी हेड के ऊपर दूसरे वेक्टर की हमने टेल रखी हुई है, और ये पहला वेक्टर a है और ये दूसरा वेक्टर b है। अगर हम सिंपली इस तरह से कर देते तो ये आपके पास r इज़ इक्वल टू a प्लस b आ जाता। लेकिन अगर हम इसकी बजाय ये करें कि हमारे पास एक वेक्टर a मौजूद हो, एक वेक्टर
बी मौजूद हो और एक वेक्टर ऐसा हो कि जो सी वेक्टर है, तो देखें पहले वेक्टर की हेड के ऊपर दूसरे की टेल आई, लेकिन नेक्स्ट जो वेक्टर है उसकी टेल भी दूसरे की हेड पे आ गई, तो इस तरह से क्लोज शेप बनेगी। और जब ये क्लोज शेप बनेगी तो आप लोग कह सकते हैं इस क्लोज शेप का जो रिजल्टेंट है वो आपके पास क्या आएगा, नल वेक्टर आएगा। यानी इसका मतलब है कि अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन भी एक्सरसाइज का, कि अगर आपके पास ट्राइंगल आ जाती है, क्लोज ट्राइंगल आ जाती है, तो आप क्लोज ट्राइंगल के लिए कहेंगे कि आपके पास क्लोज ट्राइंगल के लिए जो वेक्टर सम है दैट इज़ द ज़ीरो रिजल्टेंट, दैट इज़ द नल वेक्टर। और अगर हम बात करें अगली, कि अगर हमारे पास शेप ऐसे हो कि आपके पास एक वेक्टर यहाँ पे है, दूसरा वेक्टर यहाँ पे है, तीसरा वेक्टर यहाँ पे है, चौथा वेक्टर यहाँ पे है, पांचवा यहाँ यहाँ पे, और ये इस तरह से, यानी क्लोज शेप बन गई है। तो बेटा इस क्लोज शेप के लिए भी अगर कितनी साइड्स हैं हमारे पास, अगर ये गौर से ज़रा देखिएगा तो ये हमारे पास साइड्स कितनी बनती हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, ई वेक्टर, एफ और जी वेक्टर। तो इसका मतलब है ये क्लोज पॉलीगॉन है। तो क्लोज पॉलीगॉन के लिए जो वेक्टर सम है वो भी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी इज इक्वल टू नल वेक्टर। ये क्यों हुआ, बिकॉज ये भी एक क्लोज शेप है हमारे पास। ठीक है जी, यहाँ तक बात आपके जहन में बैठ जानी चाहिए। अब आगे हम बात करते हैं कि हमारे पास अगर दो वेक्टर्स इक्वल नहीं हैं, एक वेक्टर दूसरे का नेगेटिव नहीं है, तो क्या फिर भी यही चीज़ बनेगी, तो डेफिनेट सी बात है फिर ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज़ कि क्या नल वेक्टर की कोई हमारे पास कैलकुलेशन में एग्जांपल भी मौजूद हैं। तो बेटा नल वेक्टर की एक एग्जांपल तो मैंने आपके जहन में अभी अभी पुट की है, वो आपके पास क्या थी, वो एग्जांपल थी मेरे पास पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ ओरिजिन। यानी अगर आप नंबर 2, अगर एक बॉडी के एक्सेलरेशन की बात करें तो उसका आंसर भी नल आता है कि अगर वो बॉडी जो है उसकी जो वेलोसिटी है वो आपके पास यूनिफॉर्म हो, या उसको आप कांस्टेंट कहते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर एक कांस्टेंटली मूविंग बॉडी है तो उसका एक्सेलरेशन जो है वो भी एक नल वेक्टर देगा, वो भी एक नल वेक्टर होगा। ठीक है जी। अब यहाँ पर तीसरी चीज़ है कि अगर हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करें तो उसके अंदर जो एक्स एक्सिस के अंदर वेलोसिटी है दैट इज़ नल वेक्टर, क्योंकि सॉरी एक्सेलरेशन नल वेक्टर, और क्योंकि वी एक्स जो है हमारे पास वहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है, ये हमारे पास थी नल वेक्टर की बात। अब बेटे हम बात करते हैं अगली बात हमारे पास क्या है, अगली बात है हमारे पास जो कि हम बात करेंगे दैट इज़ द इक्वल वेक्टर। अगर किताब के अंदर आप देखें तो किताब के अंदर आपको देखना पड़ेगा, अगली हेडिंग है मेरे पास इक्वल वेक्टर्स। इसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स पहले आप जहन में बिठाएं। कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके पास फ्री वेक्टर क्या होता है, यानी ऐसा वेक्टर जो सबके साथ फ्री हो जाए, ऐसा नहीं है बेटा। फ्री वेक्टर क्या होता है, फ्री वेक्टर हमारे पास ऐसा वेक्टर है जो कि स्टार्ट, जो कि जो है कह लें कि इनिशियल पोजीशन का मोहताज नहीं है, नो फिक्स्ड इनिशियल पोजीशन, ये कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। उसके बाद आप लोग ये बात ज़हन में रखें कि कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे वेक्टर जो सेम प्लेन में लाई करते हैं। उसके बाद आप जहन में रखें कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे वेक्टर जो आपके पास सेम लाइन के ऊपर लाई करते हैं। ठीक है जी, अब आपके पास ये बात जहन में हो जानी चाहिए, अभी तक बैठ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं। बेटा इक्वल वेक्टर हमारे पास ऐसे वेक्टर्स हैं, इक्वल वेक्टर्स हमारे पास ऐसे वेक्टर्स हैं जिनके पास दो चीज़ें होनी चाहिए, जिनकी मैग्नीट्यूड सेम हो, जिनकी मैग्नीट्यूड सेम हो और जिनकी डायरेक्शन भी सेम हो। यानी
इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, तो ऐसे वेक्टर को हम नाम देंगे इक्वल वेक्टर का। अब यहाँ पे मज़े की बात देखें कि ये जो वेक्टर हैं इनके साथ एक किताब में लाइन लिखी हुई है रिगार्डलेस ऑफ इनिशियल पोजीशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर सपोज करें मेरे पास एक वेक्टर, ये देखें ये मेरे पास एक प्लेन है, अगर एक वेक्टर यहाँ से बना है और ये वेक्टर है 5a के बराबर, तो अगर एक वेक्टर मैं यहाँ से बनाता हूँ और वो भी हमारे पास डायरेक्शन सेम शो करता है, तो आपके पास ये बन जाएगा 5a, दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल वेक्टर्स हैं। यानी दोनों की इनिशियल पोजीशन तो सेम नहीं है, लेकिन दोनों की जो वैल्यू है आपके पास वो क्या है, सेम है। क्लियर होगी जी बात। अब आपके पास यहाँ से नेक्स्ट बात करते हैं कि इक्वल वेक्टर्स को, इसका मतलब है इक्वल, अगर कोई वेक्टर ए वेक्टर बराबर है बी वेक्टर के, तो होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड के बराबर हो, और दूसरी शर्त क्या है, आपके पास ए वेक्टर मस्ट बी पैरेलल टू बी वेक्टर। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये बना कि आपके पास, अब यहाँ से सवाल आ गया कि क्या हर पैरेलल वेक्टर इक्वल होगा, तो नहीं, हर पैरेलल वेक्टर इक्वल नहीं होगा, लेकिन हर इक्वल वेक्टर पैरेलल ज़रूर होगा। अब यहाँ से ये ज़हन में रखें कि पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं। बेटा पैरेलल वेक्टर से मुराद सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बताऊँ तो ये है कि ऐसे वेक्टर जिनके दरमियान थीटा 0 डिग्री हो, जो कि सेम डायरेक्शन में हो, ठीक है, जिनकी डायरेक्शन सेम हो। अब दूसरे नंबर पे आ जाते हैं जी एंटी पैरेलल, दूसरे नंबर पे आ जाते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर कौन से होते हैं, जिनके दरमियान में थीटा 180 हो। अब यहाँ पे पैरेलल के एग्जांपल देखें कि अगर एक वेक्टर सपोज करें इस डायरेक्शन में है और दूसरा वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, तो दीज आर पैरेलल वेक्टर। और अगर एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है और दूसरा वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो बोथ आर एंटी पैरेलल। अब तीसरे नंबर पे एक चीज़ आ जाती है, दैट इज़ परपेंडिकुलर। तो बेटा परपेंडिकुलर में क्या होता है, परपेंडिकुलर वेक्टर्स के अंदर आपके पास एंगल 90 होता है। इसका मतलब है एक वेक्टर अगर इधर जा रहा है तो दूसरा वेक्टर इधर जा रहा होगा, तो इनके दरमियान में जो एंगल है वो कितना आएगा, 90 आएगा। और इस तरह का जो वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर क्या कहलाएंगे, ये वेक्टर हमारे पास कहलाएंगे परपेंडिकुलर वेक्टर। तो ये हमारा आज का जो है लेक्चर है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा लेक्चर इंशाल्लाह कल का एक ही लेक्चर होगा। उस लेक्चर में हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को समझेंगे और उनको किस तरह से डील करना है, ट्रीट करना है, तो हम इंशाल्लाह उनको कल के लेक्चर में देखेंगे। तो तब तक के लिए हमारे पास जो है, हम ब्रेक लेते हैं छोटी सी, और उस ब्रेक के बाद नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम इंशाल्लाह वापस आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।